अखिलेश जी इस गठबंधन पर ये आरोप लगाते हैं कि वो ओबीसी को बरगला रही हैं। सही पिक्चर नहीं दिखाई जा रही है ओबीसी को। देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी आपको। यहां पर अखिलेश जी पिछड़ों को बरगलाने की बात करते हैं। अभी आपने सुना होगा कि नीट का जो हमारा एग्जामिनेशन है उसमें एमबीबीएस और पीजी के एडमिशन्स में ऑल इंडिया कोटा में पिछड़ों का 27% आरक्षण लागू नहीं था। ये मसला मोदी सरकार के समय का नहीं है, ये मसला उससे पहले का है। और उस वक्त भी अखिलेश जी और उनकी पार्टी चाहती तो इस मसले का हल करवा सकती थी, क्योंकि आप कहते हैं, आप दावा करते हैं कि आप पिछड़ों की नुमाइंदगी करते हैं, तो तब क्या आप सामाजिक न्याय की या पिछड़ों के हिमायती होने की आप क्या प्रतीकात्मक राजनीति कर रहे थे? क्या आप तब सो रहे थे? इस मसले का हल अब हुआ है। और मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ आपके इस मंच पे कि इस विषय को मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने उठाया है, पूरी मजबूती के साथ उठाया है, और इस मसले का पूरी संवेदनशीलता के साथ हल किया गया है। एक समय वो भी था इस देश के अंदर जब केंद्र की सरकारें इन्हीं पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाले दलों की बैसाखियों पर टिकी थी। तब ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, कास्ट सेंसस भी करवा सकते थे। तब आपने इस मांग पर बल नहीं दिया। तो आज आप कैसे ये आरोप लगा सकते हैं कि पिछड़ों को बरगलाया जा रहा है, जबकि आज पिछड़ों के हित से जुड़े हुए तमाम ऐसे मसले हैं जिनके हल की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है इसी सरकार में, मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में। क्या ये कार्य यूपीए सरकार के कार्यकाल में नहीं हो सकता था? तब जो पार्टियां उस वक्त संसद में पिछड़ों की नुमाइंदगी करने का दावा करती थी, क्या इसके लिए उन्होंने कोई प्रयास किए? तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें इतिहास में जाके अपने भी इतिहास को खंगालना चाहिए। हाल ही में एक झांसी में आपने रैली करी, वहां पर अपने एक सार्वजनिक मंच से कहा कि चुनाव हमेशा सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट के मुद्दे पर ला जाना चाहिए, यानी कि विकास और जिस तरीके से न्याय नहीं मिलता है समाज के पिछड़े वर्गों को, उस पर ध्यान देना जरूरी है। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये मुद्दे बैक बर्नर पर रह गए हैं और सारे मुद्दे जो हैं वो ज्यादा अहमियत रख रहे हैं इस बार के चुनाव में? देखिए, देश के अंदर पिछड़ा वर्ग की एक बहुत बड़ी आबादी है, और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बात करूं तो लगभग 53-54% हमारे पिछड़ा वर्ग की आबादी है, और इसलिए राजनीतिक दृष्टि से भी पिछड़ा वर्ग बहुत निर्णायक है। कहने की बात यह है कि जब इतनी बड़ी आबादी है तो मसले भी कई होंगे, समय समय पर उनके हितों से जुड़े हुए कई मसले उठते रहते हैं। अभी आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कई महीनों से हमारे छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सब पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारे छात्रों को जो आंदोलन कर रहे हैं उनका कहना है कि जो हमारे आरक्षण के नियम है उनका अनुपालन नहीं हुआ। हमने इस विषय को मजबूती से सरकार के समक्ष रखा है, सरकार इसका समाधान निकालने में भी लगी हुई है, और मैं पूरी तरीके से मुझे विश्वास है कि इस मसले का हल होगा। प्रधानमंत्री ने देखिए, ये मसला उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर का है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया के अलावा हमने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने भी इस मसले को रखा है, और हमें पूरा इस पे आश्वासन है कि इस मसले को हल करने में सरकार गंभीर है और इसका हल करेगी। तो मेरा ये कहना है, जो सवाल आपने उठाया कि विकास तो चाहिए, जो बात मैंने पहले कही थी, लेकिन उसके साथ साथ जो एक दबे कुचले वर्ग के साथ कहीं इस प्रकार के मसले सामने आते हैं, तो ये भी अपेक्षा होती है कि इन मसलों का भी हल होना चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मसलों को उठाने का काम निरंतर अपना दल करता रहता है। अनुप्रिया जी, हाल ही में हमने देखा कि कृषि कानून पर तीनों विधेयक को वापस ले लिया गया। जब इसे पारित किया गया था तब विरोध के स्वर उठे, उसके बाद एक लंबा चौड़ा 1 साल से ज्यादा का आंदोलन हमने देखा, उसके बाद सरकार को ये तीनों विधेयक वापस लेने पड़े। लेकिन अब किसानों का जो वोट बैंक है, एक बेहद अहम वोट बैंक, जिस सभी अक्रॉस पार्टीज उसे माना जाता है, उसका झुकाव किस ओर देखती हैं अनुप्रिया पटेल? देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हम बहुमत की सरकारें भी बनाते हैं, उनके हाथों में ये हिम्मत भी देते हैं, ये ताकत भी देते हैं कि वो नए कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कानून जनता को अच्छा नहीं लगता है तो सरकारों को कानून वापस भी करने पड़ते हैं। कृषि कानूनों के पक्ष में और विपक्ष में हर किस्म की दलीलें सामने आई, और निश्चित रूप से एक लंबा समय भी लगा, लेकिन अंततः मोदी जी की सरकार ने उन कानूनों को वापस लिया, ये कहते हुए कि हमें लगा कि हम नहीं अपने किसान भाइयों के एक बड़े वर्ग को समझाने में कामयाब हो पाए।
तो मुझे लगता है कि हमने लोकतंत्र के अंदर जो अपनी एक आस्था है उसको व्यक्त किया है। किसान हमारे लिए कोई वोट बैंक नहीं है, किसान अन्नदाता है और किसान की वजह से हम सब जीवित हैं और इसलिए हमारे किसान भाइयों के सामने हमेशा हम सिर झुकाते हैं। वो जहां भी जिसके साथ भी खड़े होंगे हम उनके निर्णय को स्वीकार करेंगे, लेकिन मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में तमाम योजनाएं किसानों के हित में चलाई गई हैं, जिसका एक उदाहरण पीएम किसान योजना भी है। और ऐसा बहुत सारा काम जो मोदी जी की सरकार ने किया, नीम कोटिंग ऑफ यूरिया से लेकर तमाम चीजें, जिसको देखते हुए मुझे लगता है कि किसानों के एक जीवन में परिवर्तन लाने की कम से कम हमने शुरुआत की है और किसान भाई जरूर हम सभी को हमारे इस गठबंधन मोदी को जी ने अपना माफी समर्थन मांग ली, देंगे। उतना काफी था। नहीं, देखिए, यहाँ कोई हम अहम की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारा यही कहना है कि हमने प्रयास किया एक बदलाव लाने का। हमें लगा कि शायद जो हम कर रहे हैं उससे किसानों के जीवन आप में कुछ किसान बिल बेहतर के होगा। पक्ष में थी? हमारी पार्टी ने स्पष्ट कहा था कि किसानों को जिन मुद्दों पर आपत्ति है उस पर हमें संवाद के जरिए रास्ता निकालना चाहिए। संवाद हुआ भी, लेकिन रास्ते नहीं निकले, कानून वापस हो गया। मुझे लगता है इस मसले को और हमें घसीटने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसानों को समझाने में सरकार नाकामयाब रही, कानून वापस हो गए।